नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं शुभम जी, और अभी हाल ही में 2021 वाले फाइनल रिजल्ट में आपका समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर चयन हुआ है और आपकी रैंक जो है वो 73rd है। तो शुभम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चयन के लिए। सर। और इनके बारे में बाकी तो सब खुद ही बताएंगे। ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, अमरोहा इनका गृह जनपद है। बाकी पढ़ाई इन्होंने काफ़ी सारी दिल्ली में की है, जो मेन तैयारी की है। और समीक्षा अधिकारी में विशेष बात यह है कि पहले प्रयास में जो है इन्होंने सचिवालय में समीक्षा अधिकारी का पद प्राप्त किया है। तो निश्चित रूप में अपने आप में जो है ये एक बड़ी बात है। तो शुभम जी, आप जो है इस सफलता के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपके जो है फीलिंग है इस समय जो है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा, जिससे कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ अपनी तैयारी का। तो सिलेक्शन के बाद सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब कुछ, पूरा प्रेशर और सब कुछ ख़त्म हो गया है। लग रहा है कि जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं सिलेक्शन के बाद से। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन आप क्या कर रहे थे और कैसे आपको जो इसकी खबर मिली थी जो है? सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस समय अपने यूपीएससी का प्री आने वाला था मेरा। जनवरी का टाइम था। तो उस टाइम पे मैं अपने नोट्स डाउनलोड कर रहा था, तो एक दोस्त का मैसेज आता है, पीडीएफ आई। उसके बाद फिर उसने नीचे लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा हो गया है। तो मैंने सारा सब कुछ छोड़ के पहले ये देखा कि ये है क्या। तो जब रिजल्ट खोल के देखा तो मैं मतलब एकदम पूरा वाइब्रेट हो रहा था मेरा पूरे बॉडी। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले घर पे कॉल की। तो कहाँ थे आप उस दिन? दिल्ली में ही था सर, अपने रूम में। तो कॉल उठ नहीं रही थी। जब उठ नहीं रही थी तब भी मैं बाहर से बोल रहा था, उठाओ उठाओ उठाओ। तो उस टाइम पे जब मैंने घर पे कॉल रिसीव की तो पूरा फैमिली मेरी रो गई थी। इतनी खुशी हुई थी, पापा, भाई, मम्मी, सभी को। तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में सर मम्मी हैं, पापा हैं और 2 छोटे भाई हैं। और पापा क्या करते हैं? पापा जी की शॉप है सीमेंट बजरपुर की। अच्छा अच्छा। और मम्मी जी किराने की शॉप चलाती हैं। अच्छा। मतलब आपके यहाँ अगर देखा जाए तो फैमिली में कोई सरकारी सेवा में इस तरह का कोई नहीं अभी तक जो है इतिहास नहीं रहा है। हाँ, मैं ही हूँ। आप पहले आए हैं इससे सरकारी नौकरी लगी है। चलिए, बढ़िया है। एक गेस्टेड पोस्ट पे आपने जो है शुरुआत कर दी है। तो आपकी जो पढ़ाई का सफ़र है ये कहाँ से शुरू होता है? कैसे कैसे आपने पढ़ाई की जो है? सर, 8th क्लास तक तो मैंने जो पढ़ाई की है अपने यहाँ पे ही होम टाउन में की है। उसके बाद फिर मुझे हॉस्टल भेज दिया था पापा जी ने। तो 12th तक मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, अमरोहा में। उसके बाद से फिर मैंने वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से। वहाँ पे फिर मेरा मन नहीं लगा। अच्छा। मेरा मन था बीटेक में। तो उसके बाद मैंने 1 सेमेस्टर के बाद उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने यूपीटी को एग्ज़ाम दिया और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से मैंने बीटेक किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा जी सर। तो बीटेक करने के बाद एकदम से आपका जो है सिविल साइड में क्या इंटरेस्ट आ गया जो है तैयारी करने का? सर, सिविल में मेरा जो इंटरेस्ट था वो 12th से ही था। लेकिन एक मेरे टीचर ने बताया था कि ग्रेजुएशन पहले अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करो, तो एक वो जो मैच्योरिटी आ जाती है एग्ज़ामों को लेके, बड़े एग्ज़ामों को लेके। तो इसीलिए फिर मैंने बीटेक किया और बीटेक के बाद फिर मैंने फाइनल ईयर में तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया तैयारी के लिए। अच्छा। हाँ, 2019 में। वहाँ से फिर मैंने तैयारी की और यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया। कौन कौन से मतलब ईयर में दिया आपने? 2020 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका मेंस लिखा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 2021 में पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। उसका भी मेंस लिखा था। लेकिन तैयारी पूरी ना होने के कारण वो हो नहीं पाया मेरा मेंस कोई सा भी। और ये आरओ का एग्ज़ाम दिया था तो इसमें हो गया फाइनली। तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहे हैं? ऑप्शनल सर मैंने अपने ज्योग्राफी रखा था। अच्छा। पीसीएस में भी और वहाँ यूपीएससी में भी? दोनों में। अच्छा सर। तो ज्योग्राफी पे आपकी अच्छी कमांड होगी जो है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़ना। और उसमें थोड़े से चीज़ें टेक्निकल होती हैं समझने की, तो इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मतलब आपने जो सफलता भी प्राप्त कर ली है, जी सर, तो आपके जीवन में इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे घर में कुछ लोग होते हैं या कोई बाहर भी होता है, या
कुछ लोग ऐसे सहयोग करते हैं आपका जीवन में जिनके बिना ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये साथ ना देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, ऐसे कौन कौन लोग हैं? सर मेरे जीवन में अगर इंस्पायर करने वाले लोग हैं तो वो सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा ही हैं। क्योंकि घर पे जब मैं देखता था तो सुबह मम्मी जी का रूटीन रहता है कि सुबह 5 बजे उठना, और वो बेड पे सोने वो 11-12 बजे ही जाती हैं। दिन भर अपने वो जो उनका रूटीन था पूरी ईमानदारी से डेली करना। पापा जी का भी उठ के शॉप पे और वो गर्मी में काम करना। तो उनको जब मैं देखता था तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता था। और मम्मी मुझसे हमेशा ये कहती थी कि तेरा होगा, अधिकारी तो तू बनेगा ही। जब भी मैंने उनसे पूछा कि मम्मी होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली थी। और उसके बाद सर आपका सहयोग मिला इस चीज़ में। जब मैंने इस एग्ज़ाम का मेंस दिया तो आपसे अगर नहीं जुड़ता तो पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि मेंस वाला जो पार्ट था लेटर राइटिंग वाला और ये ऐसे वाला, तो उसका जो कंटेंट था आपका बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला है। तो वहीं से सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और सिलेक्शन हुआ। आप लोग की जानकारी के बता दूं कि जो शुभम जी हमारे मेंस बैच के स्टूडेंट रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। मेंस में जो भी होमवर्क दिया जाता था या जो भी ग्रुप में एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। और इसीलिए जो है निरंतर प्रैक्टिस करने से जो है इनका इस बार जो है पहली बार में ही मेंस निकल गया जो है। तो अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ चलते हैं। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो कैसे आपने की, जो है उसमें क्या क्या खासियत रही, और कुछ बुक्स वगैरह जो है आपने जो पढ़ी हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो क्या क्या था जो है? सर सबसे पहले तैयारी तो मेरी यूपीएससी की चल रही थी, लेकिन जब मैंने इसका सिलेबस देखा और इसके पेपर्स देखे तो इसका जो पैटर्न है, क्वेश्चंस के नेचर है, वो बिल्कुल यूपीएससी और पीसीएस से बिल्कुल अलग है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स बनाए। उसके बाद उन टॉपिक्स के अलावा मैंने जो इसके पुराने पेपर्स थे उन पुराने पेपर्स को रीड करके मैंने उनसे टॉपिक्स निकाले सब्जेक्ट वाइज, कि भाई किन किन टॉपिक्स से बाहर से भी कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ने का फिर नज़रिया बदल जाता है कि भाई इसमें हमें फैक्चुअल पार्ट पढ़ना है या फिर थियोरेटिकली पार्ट पढ़ना है। तो उसी हिसाब से फिर मैंने अपना मटेरियल डिसाइड किया जीएस में। तो उसमें अगर जैसे कि कोई भी हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, उसका अगर वो जो टॉपिक अगर मुझे ल्यूसेंट में अच्छा मिल रहा है फैक्चुअल चीज़ें, तो मैं वहाँ से कवर कर रहा था। अगर मुझे घटना चक्र से मिल रहा था तो मैं वहाँ से कवर कर रहा था। मतलब मेरा ये था कि मुझे बस उस टॉपिक पे कमांड बनानी थी। बाकी तो बुक्स तो जनरली लोग पढ़ते ही हैं, घटना चक्र लगाते हैं या फिर जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ हमको उन टॉपिकों पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि हाँ जो सिलेबस से रिलेटेड हैं और उसके पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा काम किया। मतलब आपने सेल्फ एनालिसिस बहुत की सब चीज़ों की जो मैंने 1 हफ्ते या 10 दिन इसी चीज़ पे मैंने अपने पूरी प्लानिंग बनाई कि एग्ज़ाम के टाइम तक मुझे कितना पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब मेरा पूरा कवर हो गया है, अब मैं एग्ज़ाम के बैठने में मतलब काबिल हूँ। अच्छा, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि जो है हमको कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है? सर जैसे मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था तो ये जनरली बुक्स तो पढ़ती हैं, एनसीईआरटी हो गया या फिर स्पेक्ट्रम हो गया, है ना। तो उसके अलावा जो मैंने बुक्स पढ़ी जैसे कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की मैंने एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी। अच्छा। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो जो मेरे टॉपिक्स निकल के उसमें से आए सिलेबस वाले और जो एग्ज़ाम से मैंने टॉपिक निकाले, तो उनको मैंने जैसे कि कोई रिवर हैं तो रिवर की मैंने लिस्ट चाहे तो ल्यूसेंट से पढ़ी या फिर अदर बुक से जो रिवर वाला पार्ट है उनके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से रेडी किए और बाकी बुक्स पढ़ी वो अलग से पढ़ी थी। नहीं तो ये डिसाइड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से किया ना कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सिलेबस के टॉपिक्स थे उनके बिहाफ पे ये मैंने डिसाइड किया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निश्चित रूप से घटना चक्र से ही आपने पढ़े होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक यूथ कंपटीशन की बुक मैंने ली थी। अच्छा। तो उसी से मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे। पीसीएस वगैरह सभी के लगाएंगे क्योंकि आपने पीसीएस की तैयारी की पहले जो है। पीसीएस की स्ट्रेटेजी मेरी अलग रही है पीसीएस को लेके, क्योंकि उसमें मुझे मेंस को लेके चलना था। इसका मेंस का पार्ट भी ऑब्जेक्टिव है, तो इसकी अप्रोच मेरी बिल्कुल पीसीएस से अलग थी। अच्छा,
आप मेंस में हमारे साथ जुड़े थे, तो क्या मेंस की तैयारी आपने पहले से भी की थी या जो है प्रीलिम्स खत्म होने के बाद ही मेंस शुरू किया था? जो नहीं सर, जिस टाइम में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, क्योंकि इसके 2 पेपर तो सेम ही है, जीएस और हिंदी वाले। हाँ, तो रिजल्ट के बाद से फिर मैंने इसका जो मेंस वाला पार्ट था, लेटर राइटिंग वाला, तो उससे पहले मुझे पता चल गया था कि आपके यहाँ से मुझे कोर्स लेना है, क्योंकि मैंने जनगणना वाली आपकी वीडियो देखी थी और जो करंट वाली वीडियो देखी थी, तो उसमें जो एक्सप्लेन करने का आपका तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहीं से फिर मैंने मार्केट में बुक देखी, जैसे लेटर राइटिंग वाली मैंने मार्केट से बुक मंगाई, तो उसमें जो लेटर और वो सब थे ना, वो अरेंज वे में नहीं थे, ना ही उनका कोई प्रारूप समझ में आ रहा था। तो उसके बाद जब मैंने आपका कोर्स लिया और वहाँ से जब मैंने पीडीएफ देखी, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ें थी वो, और उन्हीं पे भरोसा करके मैंने पूरा लेटर राइटिंग वाला और ऐसे वाला आपके यहाँ से तैयार करके और एग्ज़ाम दिए। अच्छा, जब प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे थे, तो क्या आप जो है कोई खास टाइम टेबल फॉलो करते हैं या क्या, मतलब दिन भर का क्या शेड्यूल रहता है आपकी पढ़ाई का? जो है शेड्यूल सर ये था कि उस समय जब आरओ का प्रीलिम्स आने वाला था, तो उस टाइम पे मैं घर पे आ गया था। कोरोना में बहुत ज़्यादा दिल्ली में जो मेरा पढ़ने का रूटीन ये था कि मैं शाम को 8 बजे खाना खा के और 9 या 9:30 बजे बैठ जाता था मैं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं सुबह को 6-7 बजे में सोने जाता था। अच्छा, पूरी रात पढ़ते थे? उसमें जो मेरा भी जो भी टारगेट होता था उसको मैं कंप्लीट करता था। कोई टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ता था, टारगेट ही सुबह तक कंप्लीट होता था मेरा। उसके बाद फिर मैं सुबह को सोने के बाद फिर 1 बजे जागने के बाद फिर से खाना वाना खा के फिर 2-2:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद फिर 6 या 7 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं बाहर टहलने जाता था, और बाहर जाके एक ब्रिज था वहाँ पे वजीराबाद में जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ से रोड पे देखता था कारें चलती हुई बड़ी बड़ी, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि नहीं भाई अपन को भी कारों में वो सब एक मतलब अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं लापरवाही नहीं करनी है। हाँ, और जब घर पे आया तो घर के हिसाब से करना था। तो सुबह में 5 बजे उठ जाता था, उसके बाद फिर दोपहर तक पढ़ता था, खाना खाने के बाद, उसके बाद फिर शाम तक पढ़ के, और रात को जनरली नहीं पढ़ता था, सो जाता था। तब मतलब दिन में पढ़ते थे? हाँ, घर पे दिन में पढ़ता था। तो टारगेट कैसे डिसाइड करते थे कि आज हमको कितना पढ़ना है? इसका क्या क्राइटेरिया आपने बना के रखा हुआ था? सर सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक जैसे कि लेटर राइटिंग वाले टॉपिक थे, तो उसमें मैंने आपके साथ तो प्रैक्टिस चली रही थी, तो बाकी जितने भी टॉपिक्स थे ना, उन्होंने दिन में बांट लिया था कि भाई इतने दिन में ये टॉपिक मुझे कवर कर लेना है। और उसको मैंने इस तरीके से किया था कि एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले फिनिश हो जाए, जिससे कि अगर कोई टॉपिक बचे भी, बीमारी भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, तो उसको मैं उस टाइम पे कवर कर सकूँ। इस तरीके से मैंने अपना प्लान बनाया था। अच्छा, निबंध का भी एक अच्छा खासा रोल होता है। 120 नंबर टोटल होते ही हैं, 3 निबंध लिखने रहते थे। तो निबंध की खैर हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की थी बैच में जो है, लेकिन आपका जो है निबंध का क्या नज़रिया था? कैसे आप निबंध की तैयारी करते थे और क्या उसके लिए बैकग्राउंड स्टडी आपने की है? निबंध की सर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि निबंध अगर लिखा होगा तो बचपन में ही लिखा होगा। तो उसके बाद मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकल रहा है। तो जब मैं दृष्टि से करंट अफेयर वहाँ से पढ़ता था उस समय यूपीएससी के टाइम पे, अच्छा, तो वहाँ से जो करंट से का जो होता था वो बहुत ही डीपली उसमें दिया होता था। हाँ, अच्छा कंटेंट तो है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने जब यूपीएससी का ऐसे का पेपर दिया था, तो उससे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी निशांत जैन IAS वाली। तो उससे मैंने बस ये सीखा था कि भाई निबंध को अरेंज किस वे में करते हैं, किस तरीके से। तो वहाँ पे मैंने यूपीएससी के बेस पे लिखा था। फिर जब आरओ का टाइम आया, तो आपने जो निबंध प्रोवाइड कराए थे, तो उसमें से मैंने 9 टॉपिक में से एक टॉपिक मैंने अपना चूज कर लिया था कि भाई इन्हीं पे मुझे लिखना है, क्योंकि 9 टॉपिक को तैयार करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है 2-2.5 महीने में। तो उन तीनों टॉपिक पर से मैंने जो आपने कंटेंट प्रोवाइड कराए उनको पढ़ा, और प्लस उसी से मैंने करंट वगैरह मैगजीन वगैरह इधर उधर से लेके और अपना उसमें मैंने अपना मैटर इकट्ठा करके और बस लिखा। तो जैसे एक होती है ना कि थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करते थे आप निबंध के लिए जो है, या उसके लिए अखबार पढ़ते थे, संपादकीय पढ़ते थे, या कोई मैगजीन वगैरह रेगुलर पढ़ते थे? कुछ ऐसा था क्या जो है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, लेकिन क्या है ना,
ये जो है ना, ये अपनी भी कुछ स्किल्स होती हैं ऐसे को लेके। बिल्कुल होती हैं। तो ऐसे को लेके ऐसा होता है कि अगर कभी भी प्रैक्टिकली नहीं लिखने चाहिए ऐसे, ऐसे अपने इस तरीके से एक फ्लो में बना रहना चाहिए कि जैसा तुम्हारे मन जैसे बहता है ना, वैसे उस तरीके से उस टॉपिक के चारों ओर अगर उसको लिखते हो, अगर तुम्हारा खुद का मन लग रहा है तो समझ लो तुम्हारा ऐसे बहुत बढ़िया जा रहा है। उसमें वो कनेक्टिविटी बनी रहती है लास्ट तक। तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर फ्रेमिंग करके तुम लिखोगे तो उसमें क्या है ना, एक डर बना रहता है कि यार इतना कम रह गया, उतना लिख दिया। जहाँ से अगर, जैसे मैंने ऐसे अभी तक भी लिखा है, तो जहाँ से मुझे जो भी याद आया, जहाँ से मेरा मन ने काम करना शुरू करा, मैंने वहीं से ऐसे लिखना शुरू किया। बढ़िया। और करंट अफेयर्स का भी एक अपने आप में बड़ा रोल है, प्री और मेंस दोनों में। हाँ सर। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करते रहे हैं? करंट अफेयर की जब मैंने तैयारी की है सर, एक तो आपकी वीडियोस देखता था मैं, डिकोड वाली डेली, और बाकी उसके लिए जैसे कि मैगजीन हो गया, लास्ट में 6 मंथ वाली मैगजीन आती हैं, तो उनको फॉलो करता था। लेकिन जनरली जो डेली वाली आपकी वीडियोस वगैरह थी करंट अफेयर वाली, और जो लास्ट में आप बनाते थे, तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले थे। अच्छा। उनको फॉलो किया था। क्योंकि लास्ट में हम लोग समराइज हाँ, करते हैं, समराइज मटेरियल देते हैं, तो उसमें से काफ़ी कुछ आने की संभावना हो जाती है। जो आपकी मंथली वाली थी वो भी, और जो लास्ट में आपने डाली थी, तो वो उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए भी थे। अच्छा, आप ज्योग्राफी मतलब आपका ऑप्शनल भी रहा है, और आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे भी ज्योग्राफी के। जी सर। तो ज्योग्राफी कैसे पढ़नी चाहिए, खासकर मैपिंग? थोड़ा सा सलाह, मतलब जो आपने किया हो या जो दूसरों को आप बताना चाहें इसके बारे में। सर, लोग जैसे कहते हैं कि भी मैपिंग की क्लास करोगे तो तुम्हारा मैप अच्छा हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैपिंग करने से अच्छा है कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ें या फिर हम करंट पढ़ें, तो मैं ऐसे करता था कि हमेशा अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, कोई प्लेस है या फिर जैसे कोई नेशनल पार्क है, इस तरीके से, तो मैं हर किसी की गूगल पे लोकेशन देख लेता था। कोई भी रिवर है, इस तरीके से। तो जब तुम चीज़ों को धीरे धीरे देखते चलोगे ना, तो उससे क्या होगा, कब तुम्हारी मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तुमको पता नहीं चलेगा। हाँ, उसके बाद अगर तुम कोई मैपिंग की क्लास लेते हो तो तुमको समझ भी आएगा क्या चीज़ कहाँ है। लेकिन अगर डायरेक्ट मैपिंग की क्लास लोगे और तुम वैसे बस ज्योग्राफी पूरे पढ़ गए, लेकिन तुमने चीज़ों को देखा नहीं कोई चीज़ कहाँ है, तो फिर वो मैपिंग में और उसमें कनेक्टिविटी नहीं बन पाती हमारी ज्योग्राफी में। तो इसलिए ज्योग्राफी जब हम पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें ज्योग्राफी का टॉपिक, तो उसको साथ के साथ हम मैप, जैसे लोग इंटरनेशनल चीज़ों में हैं, मान लीजिए सीरिया की कोई बात आई, जॉर्डन की कोई बात आई, तो अगर उसी समय आप एक बार मैप खोल के देख लीजिए कि सीरिया है कहाँ, जॉर्डन है कहाँ, लेबनान है कहाँ, बेरूत कहाँ पर है, तो एक तो वो पर्टिकुलर प्लेस हमको पता चल जाएगा, उसके आसपास क्या है ये भी पता चल जाएगा। जैसे कि आपने जैसे सीरिया की बात ही की, तो अगर हम सीरिया की और कभी अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो सीरिया खोल के देख लिया, उसके बाद हमने सीरिया की बाउंड्री लाइन देख ली, कहाँ से कनेक्ट हो रही है। अगर सीरिया भाई किसी सागर से कनेक्ट हो रहा है तो उसी के साथ साथ हमने उस सागर में गिरने वाली नदियों की लिस्ट बना ली। बिल्कुल। तो इस तरीके से वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी कि तुमको पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये नज़रिया होना चाहिए मैपिंग को लेके। अच्छा, और हिस्ट्री वगैरह में कैसे आप तैयारी करते थे, मतलब क्या उसके लिए आपने एनसीईआरटी का क्या रोल आपने देखा है जो है पढ़ाई में? एनसीईआरटी का रोल है कि सर यदि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं हिस्ट्री की, तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है कि भाई कहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं और कहाँ ख़त्म हो रही हैं। एनसीईआरटी का इतना रोल है। उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी एनफ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ज़्यादा फैक्ट होते नहीं हैं। तो अगर एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ हम, जैसे ल्यूसेंट हो गया, ल्यूसेंट में पूरे फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसको जब लगाएंगे तो एक तो हमारे दिमाग में स्टोरी क्रिएट रहेगी कि कौन सा वंश कहाँ से चालू हो रहा है, कैसे कैसे है। और डायरेक्ट ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें और उसके बाद यदि हम ल्यूसेंट को पढ़ लें और उसके बाद हम जैसे कि घटना चक्र वगैरह क्वेश्चन लगा लें, तो फिर हमारा कोई क्वेश्चन बचता नहीं है कि हाँ भाई जो ना हो। और बाकी जैसे सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए, चलिए सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं, आरओ की। ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कैसे कर रहे थे आप जो है? सर, सामान्य हिंदी की ऑब्जेक्टिव मैंने कहीं से तैयारी नहीं की, आप ही की जो बुक आपने बनाई है उसी को मैंने पढ़ा था, और एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उससे बाहर आया हो, क्योंकि अगर यदि गलत हुआ होगा तो हमारी वजह से गलत हुआ होगा। बाकी 60 के 60 क्वेश्चन प्री के भी और मेंस के भी, वो सारी आपके बुक से थे, और इतनी बढ़िया रेंज में जो आपने वो निकाली है ना, उससे बढ़िया बुक नहीं हो सकती कोई भी। बहुत ही बढ़िया बुक है वो। कितनी बार पढ़ी होगी आपने उसको? उसको मैंने 4 बार तो पढ़ा होगा।
और इंटरेस्ट भी आता था उसको पढ़ने में। पूरी बुक में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कोई दिक्कत हो। सही है, बढ़िया। अब तो वो प्रिंटेड फॉर्म में आ गई थी आप लोग के समय में, तो आप मेरा लोगों फोटो भी है सर, बढ़िया लगा था। आपने काम भी फोटो वाला ही किया है। तो आगे क्या प्लानिंग है जीवन में अब? अब सर लगे हैं आगे की तैयारी में। पीसीएस दे रहे हैं? यस सर, पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी चल रही है। अच्छा अच्छा। इस बार देना है। तो अभी वाला दिया था पीसीएस? नहीं सर, इस बार वाला कोई नहीं दिया है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम देना है। आपने आरओ ही फोकस किया इस साल पूरी तरह से जो है। तो आप जो है जैसे आपने यूपीएससी दिया 20-21 का, फिर वो दिया कई बार आप जो है एक बार आपने मेंस भी दिया, फिर आपका प्री भी नहीं हुआ उसके बाद जो है। यस सर। तो ये जो डिप्रेसिव फेज आता है ये कैसे टैकल करते हैं हम लोग जो है, क्या करना चाहिए इसमें? सर कभी भी हमेशा चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। ये मेरे साथ भी होता था, कभी कभी पढ़ते पढ़ते इतना डर लगने लगता था मुझे, इतना घबरा जाता था, तो उस टाइम पे मैं बुक्स वगैरह रख के और मूवीज़ वगैरह देखता था, या फिर घर बात करके मैं घर ही चला जाता था 1-2 दिन के लिए। अच्छा। बोल के कि मुझे घर आना है। तो हमेशा तैयारी में ये रहना चाहिए कि तुम्हारा मोटिवेशन बना रहना चाहिए और अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ये तो सफलता असफलता लगी रहती हैं, लेकिन फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि अंत में हम कुछ ना कुछ बन जाएं बस। अच्छा, इधर आपने देखा होगा 2-3 सालों में आरओ के लिए बड़ी दीवानगी हो गई है लोगों में, क्योंकि पहले आरओ को एक बहुत छोटा सा एग्जाम मानते थे लोग। आरओ की मतलब पीसीएस के आगे तो उसको कुछ समझा ही नहीं जाता था। आज की डेट में आरओ में मुझे लग रहा है कि अगर इस बार जो आने वाली वैकेंसी है, कम से कम मेरा जो अंदाजा है कि 12 लाख या 15 लाख तक फॉर्म पड़ सकता है इस बार। हाँ सर, ये चीज़ मैंने भी देखी है, क्योंकि जहाँ पे मैं रह के पढ़ता था दिल्ली में, तो मेरे आसपास के जो फ्रेंड लोग थे वो कोई भी मतलब सब बस यही थे कि हाँ पीसीएस बनना है, यूपीएससी बनना है। तो अभी जो है वो सब आरओ में ही लगे हुए हैं। और लोग मुझे दोष देते हैं कि सर आपने जो है आरओ को यहाँ से यहाँ बना दिया जो है। जॉब बुरी नहीं है सर, जॉब अच्छी है, लेकिन लोग क्या है ना थोड़ा सा घमंडी हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो पढ़ते रहना चाहिए, एग्ज़ाम भी देते रहना चाहिए, बढ़िया है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सर सोच होती है। तो अभी आपको सचिवालय का माहौल कैसा लगा, क्या है? सर बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट है, लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वहाँ के, और एक बहुत ही अच्छा लगता है जब सचिवालय के अंदर एंट्री करते हैं हम, तो लगता है कि हाँ बड़ी प्रिविलेज्ड सी फीलिंग जो है, बहुत ही एकदम प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हाँ हम यहाँ पे अधिकारी हैं। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, और लोग रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अच्छा लगता है। और चांस, और इसमें भविष्य भी है, चांसेज हैं। हाँ सर, प्रमोशन होता है, प्रमोशन ठीक ठाक होते हैं, आप जो है सचिव तक पहुंच सकते हैं धीरे धीरे जो है प्रमोट होके जो है, तो ये भी अच्छी बात है इस जॉब की। अच्छा, कुछ तैयारी के बारे में कुछ ऐसी जो है बात जो है जो आपको लगता है कि आपने विशेष तरीके से जो है देखा हो अपनी पूरे इस जर्नी में, और जो आप जो अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आपसे बहुत लोग सलाह लेने पहुंच जाते होंगे, क्योंकि सफल होने के बाद तो फिर यही होता है कि हाँ जो इन्होंने किया है वही सबसे अच्छा रहा होगा, ऐसा लोग मानने लगते हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? जो सर है मेरी तरफ से जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो तैयारी करने वालों के लिए यही है कि जो जीवन में हमें समय के अनुसार ये ध्यान रखना चाहिए कि कब किस चीज़ का समय है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, तो समय के साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें पढ़ाई करनी चाहिए और कब हमें मस्ती करनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 साल बस खुद को देने होते हैं, 1 से 2 साल, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था या फिर हमेशा पढ़ता ही रहता था। कॉलेज में भी जब थे तो कॉलेज के हिसाब से रहते थे, उतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये था कि जब कॉलेज का लास्ट ईयर आया उस समय वही टाइम था कि अब कोई एग्ज़ाम को निकालने का समय आ गया है। तो बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी अपने तैयारी वाले फेस में आओ तो इतने फोकस्ड हो जाओ 1 से 2 साल के लिए, उसके बाद तुम्हारा जीवन पूरा आसान हो जाएगा। लेकिन ये चाहे तुम 4 साल बाद दो, 10 साल बाद दो, लेकिन कुछ ना कुछ यदि बनना है तो वो टाइम तुमको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और उसके बाद सारी चीज़ें लाइफ में तुम्हारे लिए आज जो तुम चाहते हो
हर चीज़ लाइफ में आएगी। लेकिन यदि मेहनत नहीं करते और 4 दिन पढ़े 10 दिन नहीं पढ़े और बस तैयारी के नाम पे ये सब चल रहा है, घूम लिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा बांध लिया था ना, मैं कहीं गया था 1 से 2 साल। उस टाइम पे मैंने बस अपनी पढ़ाई को टाइम दिया था और अब बढ़िया खुश रहता हूँ, सारी चीज़ें हैं सिलेक्शन के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय के अनुसार तुमको पता होना चाहिए कि अब क्या किस चीज़ का टाइम है। सही बात है। हाँ, टाइम वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि जो मेहनत है वो बहुत लंबी मेहनत नहीं होती। 2-3 साल की अगर कांस्टेंट मेहनत है तो उतने में ही हो जाएगा काम आपका, जो आपने सोच रखा है वो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर उसी में आपका भटकाव भी जारी रहा और थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहे, भटकते भी रहे, तो फिर वो फेज लंबा हो जाएगा आपके संघर्ष फिर चाहे जिस तरह से कंपटीशन का दौर है तो उसमें 10 साल हो जाएंगे तब भी कहीं कुछ। और यदि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना है तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए बस। तो अब आप अगले टारगेट के लिए जो है कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या कर रहे हैं इस समय? सर इस समय तो थोड़ा सा पढ़ाई कम हो पा रही है, अभी यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो जैसे कि 2 दिन की यहाँ पे छुट्टियाँ रहा करेंगी और मॉर्निंग में भी पढ़ाई का टाइम मिलता है, 9:30 या 10 बजे तक ऑफिस रहता है, उससे 6 बजे तक। तो मैनेज हो जाएगी, इस पोस्ट पे तो हो जाएगी आराम से पढ़ाई। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि जॉब में आ जाएंगे तो शायद फिर आगे ना कर पाएँ, जो है तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। समीक्षा अधिकारी की जॉब के साथ में भी आप, क्योंकि आप उसी ट्रैक पे चल रहे हैं ना, कोई आपको ट्रैक तो बदलना नहीं है, आप जो पढ़ के आए हैं उसी को, उसी में अपने उसी को और अच्छे से रहना है, पढ़ना है जो है बस। अच्छा, आप नोट्स वगैरह बनाने के बारे में कैसे नोट्स क्या बनाते थे जो है आप? सर नोट्स को लेके मैं थोड़ा सा बचता रहा हूँ। तो नोट्स मैंने बहुत ही ज़्यादा कम बनाए हैं। जैसे कि जीएस में भी मैंने कम नोट्स बनाए हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारे नोट्स बनाए थे मैंने, जो कि लेटर राइटिंग वाला था। लेकिन जैसे फैक्चुअल चीज़ें हैं, एक बार मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद बुक पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चंस लगाता था तो उस टाइम पे मैं टॉपिक लिख लेता था, जो यदि मुझसे हो पा रहे हैं तो उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो उनके मैं नोट्स बना लेता था। उसके बाद उनको दोबारा पढ़ता था, फिर उनके जब क्वेश्चन लगाता था, अगर उनके हो जा रहे थे तो फिर मैं उनको साइड रख देता था। तो इस तरीके से मेरे नोट्स कम ही बने हैं अभी तक। अच्छा, लेकिन जो भी था मन से मैंने सॉलिड तैयार करके तभी उसको हटाया है। रिवीजन का क्या रोल रहा है आप में? कैसे रिवीजन को किया आपने जो है? रिवीजन सर लास्ट में मैं फैक्चुअल चीज़ों का जो चीज़ें मेरे लिए नहीं होती थी, मतलब जिन टॉपिकों में दिक्कत होती थी, उन्हीं के जो नोट्स बने हुए होते थे, बस उन्हीं को मैं पढ़ के और एग्ज़ाम देता हूँ मैं। सारे टॉपिक्स के ऐसा नहीं है कि पूरी ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ऐसे मेरे पास कोई नोट्स नहीं रहे हैं। बस सेलेक्टेड नोट्स थे जो कि मैंने टॉपिक से निकाल के बनाए थे। अच्छा, इन सारे सब्जेक्ट्स में सबसे वो नाइटमेयर वाला कौन सा आपका है, जिससे बड़ा डर लगता हो कि जो है ये वाला हमारा तैयार नहीं होता आसानी से? अगर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था सर वो जनगणना थी क्योंकि जनगणना में पता नहीं रहता था, प्योर आंकड़े हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा। लेकिन उसी के ऊपर जो आपकी वीडियो बनी हुई है उनको मैंने 3 से 4 बार देखा। अच्छा, तो फिर वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, याद हो जाता है, तो क्रम याद हो जाए। हाँ, तो क्रम ही ज़्यादा पूछा जाता है उसमें। फिर उसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ना, उसमें आपने 1 से 2 घंटे की बस बना रखी है, तो उसको कितनी बार 10 बार देखो तो और ही बढ़िया है। तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन खुद से पढ़ते हैं तो बड़ा डर लगता है उसको पढ़ने में, लगता था। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने अखबार वगैरह नहीं पढ़ा जो है, केवल मंथली मैगजीन्स पढ़ते थे और चैनल देखते थे जो है? करंट अफेयर के लिए सबसे पहले तो हमें डेली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपका चैनल फॉलो किया, तो क्योंकि इकट्ठी हम करंट पढ़ते हैं ना तो वो बैठ नहीं पाती है दिमाग में। वो तब ठीक है जब एग्ज़ाम आने वाला हो, तब हम कोई करंट अफेयर हाफरली लेके या ईयरली लेके उसको पढ़ लें। लेकिन हमको डेली करंट के नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे ना तो करंट पे कमांड नहीं होती। और अगर डेली पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 90% क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाते हैं करंट। बिल्कुल। करंट अफेयर डेली पढ़ने वाली ही चीज़ है, उसको इकट्ठा पढ़ना बहुत बोझिल हो जाता है। हाँ, वो ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए, वो एक दुस्साहस है। तो अब आप आगे जो है सफलता आपको मिले, इसके लिए जो है मैं बहुत आशान्वित भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पीसीएस या यूपीएससी जो भी आप अच्छे से उसको निकाल पाएँ। यस सर। इसके साथ साथ जो है तो मेरी शुभकामनाएं, और
आपको जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और इस लेक्चर पे, इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे उनको अगर समय मिलेगा तो रिप्लाई भी करिएगा, जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने तो जो बातचीत की, लेकिन बहुत से लोगों के मन में और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जी सर। तो वो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, तो आप थोड़ा सा अगर उनको बता पाएँ तो। हाँ बिल्कुल, जिसको बताएंगे। भी अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। तो शुभम जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम सभी इनके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल जो रोल इनको अभी मिला है उसको ईमानदारी से और अच्छे से निभाएं और आगे की अपनी तैयारी में लगे रहें। तो आज का ये इंटरव्यू हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।